फ्रेंड्स, नमस्कार। चिकित्सा ज्योतिष या रोग ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इन प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने आपको कुछ एक कॉम्बिनेशंस बताए थे। उसमें मेनली आपका स्ट्रॉन्ग हेल्थ के बारे में कॉम्बिनेशन बताया था, जन्मजात बीमारी या कंजेनिटल डिजीज़ के बारे में बताया था, या बैड हेल्थ या ख़राब स्वास्थ्य के बारे में कॉम्बिनेशन बताया था, रिकवरी और डिजीज़ के बारे में कॉम्बिनेशंस बताए थे। अब मैं और कुछ एक कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। ये सभी कॉम्बिनेशंस एक रिसर्च बेस्ड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करके आप लोगों को एक उचित सलाह दे सकते हैं कि उनको कोई भी डिजीज़ होने वाली है, हो गई है तो वो कब ठीक होगी, होगी या नहीं होगी। यदि किसी बच्चे का वो चार्ट लेकर आएँ और आपसे पूछने लगें कि भाई इनका कैसा वो रहेगी हेल्थ थ्रू आउट लाइफ, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके बड़े काम आने वाले हैं। आज जो मैं 2 कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि बीमारी कब शुरू होगी। तो एस्ट्रोलॉजी का यही कमाल है। जो एक डॉक्टर है, नॉर्मल डॉक्टर, ये कभी नहीं बता सकता कि जो उसके पास पर्सन आया है वो कब बीमार होगा। वो भविष्यवक्ता नहीं होता, मगर एस्ट्रोलॉजर उसके चार्ट को देखकर ये इजीली बता सकता है कि ये इसको कब कब डिजीज़ हो सकती है थ्रू आउट लाइफ। आप उसको देखकर नेटिव को बता सकते हैं कि भाई इस टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको कब डिजीज़ हो सकती है, इवन किस ऑर्गन से रिलेटेड या अंगों से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। इतना सभी कुछ बताया जा सकता है। इसीलिए जो ज्योतिष है वो एक अलग तरीके की बहुत महान साइंस है, और इसको हमें एज ए प्रेयर लेना चाहिए, पूजा की तरह लेना चाहिए। सच्चे मन से यदि हम देखेंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज जो मैं कॉम्बिनेशंस यहाँ पे इनिशियली बताने वाला हूँ वो ऑनसेट ऑफ डिजीज या बीमारी की शुरुआत कब होगी उस पर रिलेटेड कॉम्बिनेशंस है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है, डिजीज यूजुअली मैनिफेस्ट इन द दशा ऑफ ए प्लेनेट एडवर्सली डिस्पोज टूवर्ड्स ए लग्न। मतलब बीमारी शुरू होती है उस ग्रह की दशा में जो लग्न के बेसिस पर खराब ग्रहों में रखा हो। एडवर्सली डिस्पोज का मतलब है 6, 8, 12 में रखा हो लग्न से। मेलिफिक हाउसेज में जो भी ग्रह रखा हो उस ग्रह की दशा में बीमारी शुरू होती है। तो ऐसे ग्रह की दशा जब भी आ रही है हम नेटिव को कह सकते हैं कि भाई आपको डिजीज़ हो सकती है, बीमार हो सकते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन, व्हेन दशा लॉर्ड्स आर अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस। यहाँ पे लॉर्ड से लिखा हुआ है, मतलब एमडी और एडीबी आपको देखनी है, पीडीबी देखनी है। व्हेन दशा लॉर्ड्स आर अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस ए रिलेटिवली माइल्ड दशा में प्रोड्यूस इलनेस। यदि दशा लॉर्ड अशुभ प्रभाव में है तो जो थोड़ा कम खराब दशा है वो भी बीमारी दे सकती है। जो खराब दशा है वो तो बीमारी देगी ही, मगर जो कम खराब दशा है वो भी बीमारी दे सकती है। थर्ड कॉम्बिनेशन है द रिलेशनशिप ऑफ एम डी ए डी पी डी लॉर्ड, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा लॉर्ड विद लग्न ऑब्लिक लग्न लॉर्ड ऑफ राशि और डिविजनल चार्ट एनहांसेस द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज। यदि महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाओं के स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश के साथ राशि चार्ट में या डिविजनल वर्ग चार्ट में बन जाए तो जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं, द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़। मतलब जो डिजीज हुई है उसकी इंटेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट वन है, या कौन कौन से फैक्टर्स बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन द दशा लॉर्ड, मतलब दशा स्वामी पर अशुभ प्रभाव। दूसरा है मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन लग्न और लग्न लॉर्ड, दशा लॉर्ड के साथ साथ लग्न और लग्न लॉर्ड देखना है आपको। लग्न और लग्नेश पर यदि अशुभ प्रभाव हो तभी भी बीमारी का असर बढ़ जाएगा। आर के ऑन दशा लॉर्ड, मतलब
दशा लॉर्ड राहु केतु एक्सिस पर हो, राहु और केतु जिस एक्सिस पे हैं उसी पर दशा लॉर्ड हो, तभी भी बीमारी का असर बढ़ जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ त्रिक हाउसेस, त्रिक लॉर्ड ऑन लग्न, लग्न लॉर्ड एंड दशा लॉर्ड। मतलब ये है कि जो लग्न, लग्न लॉर्ड और दशा लॉर्ड पर यदि त्रिक हाउसेस का मतलब है 6, 8 और 12वें भाव के स्वामियों का यदि असर हो तो भी आपका बीमारी का असर बढ़ जाएगा। मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन लग्न, लग्ना लॉर्ड एंड दशा लॉर्ड इन द डिविजनल चार्ट। अब आपका डिवीजन चार्ट के अलावा यदि डिविजनल चार्ट में भी लग्न, लग्न लॉर्ड मीन्स लग्नेश और दशा लॉर्ड पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तभी भी बीमारी का असर बढ़ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन नंबर 4 था। कॉम्बिनेशन नंबर 5, बेनिफिक इन क्वाड्रेंट्स provide protection especially when they are associated with the lagna or lagna lord and the dasha lord, and when they are themselves not afflicted by retrogression, combustion or malefic association oblique aspect। मतलब क्या है कि यदि बेनिफिक शुभ ग्रह केंद्र में हो तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, और वो एसोसिएटेड हो जाएं, यदि जुड़ जाएं, उनका किसी तरीके का कनेक्शन हो जाए लग्न और लग्न लॉर्ड के साथ या दशा लॉर्ड के साथ, तो बेनिफिक केंद्र में हो और उनका लग्न, लग्न लॉर्ड या दशा लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो जाए तो वो बचाते हैं बीमारी से। मगर वो खुद एफ्लिक्टेड हो जाए, खुद एफ्लिक्ट कैसे हो जाए, वो वक्री हो जाए या अस्त हो जाए या उनको कोई अशुभ ग्रह उनके साथ युति में हो या उन्हें देख रहे हो, तब बीमारी बढ़ जाएगी, बीमारी का असर बढ़ जाएगा। तो यदि बेनिफिक क्वाड्रेंट में है और उनका एसोसिएशन अच्छा है लग्न, लग्न लॉर्ड और दशा लॉर्ड से, तो वो बीमारी को कम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा पर्सन को। मगर वो खुद ही रेट्रोग्रेड हो जाए, मीन्स वक्री हो जाए या अस्त हो जाए या अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो वो फिर बीमारी को बढ़ा देंगे। ये कॉम्बिनेशन नंबर 5 था। कॉम्बिनेशन नंबर 6, when other factors are adverse, planets owing or occupying the 22nd Dracana or the 64th Navans aggravate illness। मतलब क्या हुआ, यदि और सभी फैक्टर भी अशुभ हो, खराब हो, विपरीत हो, तो जो ग्रह 22वें द्रक्कना में या 64वें नवांश में होता है वो बीमारी को और बढ़ा देता है। यदि सभी बाकी चीज़ें विपरीत हैं तो 22वें द्रक्कना और 64वें नवांश में जो ग्रह है वो बीमारी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिकवरी इज सबसिक्वेंट दशा। जो सबसिक्वेंट दशा है, मतलब आपकी जो अभी दशा चल रही है किसी भी बीमार की, उससे नेक्स्ट वाली दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इफ इट इज एडवर्स नो रिकवरी, तो सब्सिक्वेंट दशा यदि एडवर्स हो, खराब हो, तो रिकवरी नहीं होगी, मगर सब्सिक्वेंट दशा यदि अच्छी है तो रिकवरी हो जाएगी। 8th इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। तो ट्रांजिट और प्लैनेट में हम देखेंगे जनरली अच्छा ट्रांजिट होगा प्लैनेट्स का, अच्छे घरों से शुभ प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे होंगे तो वो नेट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीज। मगर अशुभ ग्रह प्लैनेट कर रहे हो, अशुभ प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे होंगे या ट्रांजिट में एस्पेक्ट कर रहे होंगे सर्टेन हाउसेस से, जैसे लग्न पर अशुभ ग्रह का प्रभाव है ट्रांजिट में, तो वो रिकवरी को डिले करते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं, उसके असर को बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशंस बताए, वैसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मगर जो मेन कॉम्बिनेशन जो होते हैं आपके ऑनसेट ऑफ डिजीज़ के लिए, वो 8 कॉम्बिनेशंस अभी मैंने बताए, डिस्कस किए। अब नेक्स्ट मैं मेंटल इलनेस को एक्सप्लेन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ जातक तत्व। जातक तत्व में बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ तो अभी मॉडर्न टाइम की हैं, मगर ये मेंटल इलनेस जो होती है ये पुराने टाइम की है। तो मेंटल इलनेस के 2 कंपार्टमेंट हैं, एक तो कॉज क्या है मेंटल इलनेस का, और दूसरा क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो कॉज और कॉम्बिनेशंस दोनों हमें याद रख रहे हैं। कॉज इन जनरल हमें पता होने चाहिए एज ए एस्ट्रोलॉजर,
और कॉम्बिनेशंस वो लोग याद रखेंगे जो कि आचार्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में उनको लिखने पड़ेंगे कॉम्बिनेशंस, या कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, या पूछा जाएगा मेंटल इलनेस के कोई 2 4 5 7 कॉम्बिनेशंस बताइए। तो मेंटल इलनेस या मेंटल फैकल्टीज एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस क्या है, दिमाग में बीमारी कब आएगी, एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर कौन कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है माइंड के लिए। तो हम थोड़ा ध्यान से देखें तो बुद्धि, मन और ज्ञान, ये 3 चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। बुद्धि इंटेलिजेंस, मन मेंटल पोजीशन एंड नॉलेज। कि कोई भी पर्सन मेंटली इल होगा तो इन 3 चीज़ों पे उसके असर होना चाहिए। ये तो 3 ग्रह हो गए। तो देखिए मून रिप्रेजेंट करता है माइंड को, तो मेंटल इलनेस के लिए मून एफ्लिक्टेड होना चाहिए। यदि पर्सन का मून एफ्लिक्टेड है बिकॉज इट इज सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड, यदि मून वीक है तो पर्सन मेंटली वीक होगा एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो परेशानी में हो किसी तरह की। इसी तरीके से दूसरा जो ग्रह है वो मरकरी, या जिसे हम बुध ग्रह कहेंगे, वो नर्वस सिस्टम, लॉजिक और इंटेलिजेंस का कारक है। तो नर्वस सिस्टम भी आपका मेंटल इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक, किसी भी चीज़ में जो हम लॉजिक लगाते हैं वो भी मेंटल इलनेस, और इंटेलिजेंस, यदि ये एफ्लिक्टेड होगा किसी तरीके से भी, बुध कमज़ोर हो जाए या बुध पीड़ित हो जाए तो वो भी मेंटल इलनेस दे सकता है। तीसरा जो ग्रह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है जुपिटर। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मैं जितना बता रहा हूँ उतना नोट कर लें और वो सफिशिएंट है। बाकी पीडीएफ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में दी हुआ है, तो पीडीएफ में से आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, या जैसे भी आप करना चाहें यू कैन डू इट। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है मैच्योरिटी एंड विजडम को, बुद्धिमत्ता को और मैच्योरिटी को। तो ये तीसरा आपका एफ्लिक्शन है। यदि मून एफ्लिक्टेड हो जाए तो हमें जब भी मेंटल इलनेस देखनी है तो चंद्रमा देखना है, बुध देखना है, जुपिटर देखना है। यदि तीनों पीड़ित हो गए तो आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में कभी भी जंप नहीं करना होता, हिंट लेना होता है और हिंट ही देना होता है सामने वाले बंदे को। कभी भी कोई चीज़ आप 100% जो लोग बोल रहे होते हैं, अब यूट्यूब पर जाएंगे बहुत सारे लोग 100% होता है, 100% एस्ट्रोलॉजी में कभी नहीं होता। जो कह रहा है 100% होता है मतलब वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। वो एक वक्ता है जो मुंह से कुछ भी बोल सकता है, मुंह से बोलने में कुछ भी नहीं जाता। तो कभी भी कोई भी चीज़ 60-70% से ज़्यादा नहीं होती। हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसको मेंटल किसी न किसी तरीके की परेशानी है। अब वो कम या ज़्यादा हो सकती है, परेशानी जरूर निकलेगी उसे यदि कॉम्बिनेशन खराब है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 5th हाउस, 5वां घर, 5वां भाव। फैसिनेशन, थिंकिंग एंड लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, सोच को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस भी एफ्लिक्टेड हो यदि आपका, या माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, आप ध्यान से देखते हैं तो। और 5वां जो कॉम्बिनेशन होता है, द 5th वन कॉम्बिनेशन, वो इसमें आता है द लग्न एंड द साइन मेष। क्योंकि लग्न आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है यदि हम पूरे चार्ट को शरीर माने तो, और काल पुरुष की कुंडली में जो एरीज साइन या मेष राशि है वो आपके सिर को रिप्रेजेंट करती है, सर को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको यदि जब भी देखना है तो वो हम इन 5 कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। कि एक छठा कॉम्बिनेशन भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट वन आपका मैंने बताया मून, 3 ग्रह जो रेस्पॉन्सिबल है, मून, चंद्रमा मीन्स बुध और गुरु, और जो ग्रह हाउस रेस्पॉन्सिबल है वो आपका 5th हाउस हो गया। और लग्न और मेष राशि भी आपको अलग से जाके देखनी है, चाहे वो किसी भी भाव में हो। और छठा जो कॉम्बिनेशन है वो मेलिफिक और बेनिफिक योगास, अशुभ और शुभ योग आपके उस नेटिव की कुंडली में कितने बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम कंक्लूड करेंगे। फिर आता है यहाँ पे 3 तरीके के योग हमें देखने होते हैं। केंद्रुम योग होता है, तो केंद्रम योग में जो चंद्रमा की पोजीशन होती है, मून की जो पोजीशन होती है, उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं होते, अकेला मून है। एक तरीके से मन आपका अकेला बैठा हुआ है, ये एक एडवर्स योग माना जाता है।
जबकि ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडवर्स योग नहीं होता है, ये आपका विल पावर को भी स्ट्रेंथन करता है। जब बंदा अकेला होता है तो उसमें बहुत तरह की चीज़ों की विल पावर बढ़ती है, पर मेंटल इलनेस के लिए से माना जाता है जब भी चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ना हो तो ऐसा पर्सन मेंटली परेशान होता है और स्ट्रांग भी हो जाता है वो कई बार। जब हमको लगता है कि कोई सहारा ही नहीं है तो हम अपना सहारा खुद बन जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग भी हो जाते हैं, मगर उनको मेंटली एक अलग तरह की उनमें कैपेबिलिटी होती है, तो वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है। केमद्रुम योग बन रहा हो तो। नेक्स्ट है गजकेसरी योग। तो गजकेसरी योग तो बहुत ही स्ट्रांग योग होता है। जुपिटर जब भी केंद्र में हो चंद्रमा से, क्वाड्रेंट में हो जुपिटर, जुपिटर और चंद्रमा की स्थिति 1-4, 1-7, 1-10 किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। जुपिटर 1 में हो सकता है, चंद्रमा 4 में हो सकता है, या चंद्रमा 4 में हो सकता है, क्योंकि केंद्र हमेशा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। तो जुपिटर और मून एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये बहुत ही पावरफुल योग होता है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जुपिटर मून को स्ट्रोंगर करेगा और जुपिटर मून को स्ट्रोंगर करेगा, तो ऐसा पर्सन को मेंटल इलनेस नहीं होगी। तीसरा योग जो आपको देखना होना चाहिए वो है चंद्रादि योग। दो तरीके के योग होते हैं, लग्नादि योग एंड चंद्रादि योग। यदि चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हों, द बेनिफिक्स इन 6, 7 और 8th हाउस फ्रॉम द मून, उसको हम चंद्रादि योग बोलते हैं। लग्नादि योग भी होता है ऐसे ही, लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में 6, 7 और 8th हाउस में यदि बेनिफिक हो उसको लग्नादि योग बोलते हैं। यह भी चार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो लग्न इन्हीं हाउसेज में, मगर यदि छठे, सातवें, आठवें हाउस में चंद्रमा से यदि मेलिफिक बैठ जाए तो वो मेंटल इलनेस को देते हैं, उससे मून वीक हो जाता है। तो चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में यदि बेनिफिक बैठे हों तो उसको चंद्रादि योग बोलते हैं। बेनिफिक उन हाउसेज को प्रमोट करते हैं, मगर मेलिफिक क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यदि मेलिफिक वहाँ पर बैठे हों तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब माना जाता है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशंस बताए मेंटल इलनेस के लिए। तो मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। आपके 3 तो यहाँ पर प्लैनेट्स हो गए, आपके मून, मरकरी एंड जुपिटर। इसके बाद हाउस हो गया 5th हाउस, लग्न हो गई और मेष राशि जहाँ पे भी बैठी हुई है। फिर हम देखेंगे योग कोई मेलिफिक या बेनिफिक तो नहीं हो रहे, और 3 यहाँ पे योग देखेंगे बन तो नहीं रहे हैं। केंद्रुम योगा, केमद्रुम भी बोलते हैं इसको, गजकेसरी योगा और चंद्रादि योगा। यदि ये बन रहे हैं तब हम अकॉर्डिंगली आंसर हमें करना पड़ेगा। अब एक्चुअली क्या मेंटल प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली वो एफ्लिक्शन ऑफ मून पर डिपेंड करती है कि चंद्रमा को कौन सा ग्रह एफ्लिक्ट कर रहा है। तो एफ्लिक्शन यदि सन कर रहा हो, सूर्य चंद्रमा को एफ्लिक्ट कर रहा हो, तो ऐसा पर्सन को जल्दी से गुस्सा आता है, वो लड़ाकू होता है, मीन्स अग्रेसिव होगा, आपका क्विक टेम्पर होगा, उसका क्वेरलसम होगा। मार्स एफ्लिक्ट कर रहा है तो बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो आपका क्विक टेम्पर होगा उसका भी, और एग्रेसिव होगा, मगर साथ में वो थोड़ा वायलेंट भी हो जाएगा यदि मार्स मून को एफ्लिक्ट कर रहा है किसी भी केस में। यदि सैटर्न एफ्लिक्ट करता है तो सैटर्न थोड़ा डिप्रेसिंग टाइप का प्लेनेट है, तो वो डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उस पर्सन के अंदर। सैटर्न यदि मार्स को एफ्लिक्ट कर रहा है तो एक्यूट डिप्रेशन हो जाएगा आपका, डिप्रेसिव साइकी टाइप रहेगा, अकेला रहेगा, डरा डरा सा रहेगा बंदा। इसी तरीके से यदि राहु एफ्लिक्ट कर रहा है तो ऐसे पर्सन को, यदि मून को राहु एफ्लिक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा कनिंग टाइप होता है, उसके अंदर एक्चुअली फोबियाज होते हैं, वैसे ही फोबियाज होते हैं अलग से। कुछ भी जो बात नहीं हो रही होगी उसके मन में आती रहेगी। कहीं जा रहा है तो सोचेगा कि मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, घर में कोई बीमार तो नहीं हो जाएगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा। तो जब भी राहु एफ्लिक्ट करता है तो उसके अंदर फोबिया होता है और थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, सोचता है क्यों नहीं जीने का क्या फ़ायदा, इस तरीके की उसकी थिंकिंग होती है। केतु मगर जब एफ्लिक्ट करता है तो उसमें भी सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, फोबियाज होते हैं, मतलब ऐसे अनजान डर होते हैं उनके अंदर। सस्पिशन करता है, वो दूसरे लोगों पे शक करता है। इस तरीके की मेंटल प्रॉब्लम होगी जिसका भी केतु यदि चंद्रमा को एफ्लिक्ट कर रहा है तो। इसी तरीके से आपका जब एफ्लिक्शन होता है मरकरी और जुपिटर का,
तो उसके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी होती है आपकी। इसी तरीके की एबनॉर्मलिटी होंगी यदि जुपिटर और आपका बुध को भी तो ये प्लैनेट आपके एफ्लिक्ट करेंगे, तो जुपिटर और बुध को भी यदि ये प्लैनेट एफ्लिक्ट कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी होगी। अब जब आप एप्लिकेशन देख रहे हो, जैसा एस्पेक्ट देखना है अपने सैटर्न का मून को एफ्लिक्ट करना है, तो एस्ट्रोलॉजी का एक नियम ध्यान रखना ऑलवेज, अशुभ ग्रह की दृष्टि तभी अशुभ होती है जब वो क्लोजर डिग्री से, मतलब जो लग्न की डिग्री है उसके जितना क्लोज होगा और वो एस्पेक्ट कर रहा होगा, या कंजंक्शन में बहुत क्लोज आके कंजक्ट हो गया होगा। 1 डिग्री के भी दिन है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, या वो जितना क्लोज हो सकता हो। यदि लग्न से 15-16 डिग्री, सपोज लग्न आप एग्जाम्पल के लिए समझिए 3 डिग्री है और शनि की डिग्री 25 है, और शनि यदि किसी प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है तो वो एस्पेक्ट थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मगर लग्न की डिग्री के क्लोज शनि की डिग्री है सैटर्न की, तो वो जिन भी हाउसेस को एफ्लिक्ट करेगा या जिन भी प्लेनेट को एस्पेक्ट करेगा तो उसका एफ्लिक्शन बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। तो जब भी आप मेंटल इलनेस या एस्पेक्ट देख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओनली हाउस के बेस पे आप एस्पेक्ट देख रहे हो तो फिर आप अनजस्टिस कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के साथ। आज मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशंस आपको बताए, नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस बताऊंगा मेंटल डिजीज का। आप देखते रहिए, वेट करिए। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें, जिससे मैं और भी चीज़ें लेकर आ सकूं। मेरे शुरू से एंड तक के वीडियोस देखेंगे तो जो लोग आचार्य का कोर्स करना चाहते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते तो वो मेरे वीडियोस देख लें, उसमें कंप्लीट आचार्य के कोर्स का मटेरियल अवेलेबल है। 1-2 चीज़ों के वीडियो अभी नहीं है तो वो धीरे धीरे मैं ले आऊँगा, तो आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि भाई आप ये वीडियोस वॉच करिए, तो आपको सारी नॉलेज यहाँ पे A to Z में दे दूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।